Hello everyone, welcome to Civil Step and welcome to the class. So today we will going to discuss about the CSIR at Chemical Sciences Part 4 previous year question paper को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम 2023 जो आपका जून में एग्जाम हुआ था उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी से आपके रहेंगे, लेकिन जो एक सीरीज चल रही है उसमें आपका ये पार्ट 4 रहेगा। क्लियर? तो 2 मार्क्स के ये सारे के सारे क्वेश्चन है जहां पे आज भी हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, दैट इज द CSIR नेट केमिकल साइंसेस 2023 PYQs को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम पार्ट बी हैविंग 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट इज 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए मिक्सचर of chloroform and acetone shows two singlets at delta 7.25 and 2.1 ppm with integral heights of 12 and 18 mm respectively. The molar ratio of chloroform to acetone in the mixture is. अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर और 1H के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 1:6, 3:2, 1:3 एंड 4:1। एंड द मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, मोलर रेशियो के बारे में, और आपके पास दो चीजें दी गई हैं, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म CH3 और एसीटोन के बारे में यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। क्लियर? अब जो इसकी पी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी दी गई है, दैट इज 12:18 के फॉर्म में यहाँ पे चीजें दी गई हैं। अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशियो को यहाँ पे ड्राइव करूं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर 2:3 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है इस 2:3 का, कि इन दोनों को इस तरीके से लेना है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट प्रोटॉन 2:3 में आए। मतलब कि हमने इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन इस तरीके से लेनी है कि जब आप उनके इक्विवेलेंट प्रोटॉन को फाइंड आउट करें तो वो आपके पास किस फॉर्म में आए, 2:3 में एग्जिस्ट करे। तो इसी तरीके से अगर मैं लेती हूं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 के रेशो 1 मोल लेती हूं मैं किसका, एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या है, 4H इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कि 6H इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड व्हेन यू ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलेस्ट रेशियो इट विल कन्वर्ट इनटू द 2:3। तो देखो मैंने कहा था कि हमने इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन को इस तरीके से लेना है कि जो उनकी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो बाद में सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद 2:3 में आए। तो इस तरीके से जब हमने ये किया तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमने रेशियो ली थी वो किस में थी, दैट इज 4:1 में एग्जिस्ट कर रही थी। सो दैट इज वाई आई कैन से यहाँ पे आपके पास सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर here. Clear? And I hope that this question is clear to all of you. Now move to the next question. Now अब देखो this question is from the quantum chemistry और अगर मैं बात करूं 2023 के नेट जून के पेपर की तो 36 मार्क्स का जो है वो आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री लेकिन पार्ट ऑफ अ क्वांटम वन ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टू एनर्जी लेवल nx इज 1 and y इज 6 एंड एक अनदर फैक्टर आपके पास दे रखा है of a particle in a two-dimensional rectangular box जहां पे potential energy is 0 inside and infinite outside of sides Lx and Ly, जहां पे Lx की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और Ly की वैल्यू को आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास कौन सी चीजें गिवन है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं nx कितना दिया गया है, 1 है, और ny कितना दिया गया है, 6 है। ठीक है, एंड दूसरे फैक्टर में nx इज इक्वल्स टू 3 है एंड ny इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है, और इसी के अकॉर्डिंग Lx की वैल्यू हमारे पास 1 दी गई है और Ly की वैल्यू को हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट
करना है। तो ये मेन चीज थी जो सबसे पहले आपको गिवन है, उसके बारे में हम बात कर लें। और ये हमारे पास क्या है, दीज आर द डीजेनरेट स्टेट्स जो है वो इसे कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डीजेनरेसी के, जब 2 डायमेंशनल में रहता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू ENX NY इज इक्वल्स टू, आगे आई थिंक कि आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज NX स्क्वायर ओवर LX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर ओवर LY स्क्वायर पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस को लेके चलूं जहां पे NX की वैल्यू है 1 और NY की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 है, अगर मैं E16 को लेके चलूं तो मेरे पास बन जाएगा NX स्क्वायर कितना है 1, LX स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 रहता है, प्लस NY स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 Y स्क्वायर। क्लियर, आगे बन जाएगा पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। इसी तरीके से जब मैं जाऊंगी सेकेंड केस के साथ, दैट इज योर NX इज इक्वल्स टू 3 NY इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 3 और 2 के साथ, देन इट विल बिकम NX स्क्वायर दैट इज 3 3 9 अपॉन LX स्क्वायर 1 प्लस यहां से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास LY स्क्वायर, तो हमने बाद में फाइंड आउट करना है, दैट इज पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये तो हमने सबसे पहले अपने केसेस को यहाँ पे जनरेट कर लिया एंड वी नो दैट फॉर डीजेनरेसी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे E16 इज इक्वल टू E32 के इक्वल आएगा। तो जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल में आएंगी तो ये फैक्टर हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या रहेगा 1 प्लस 36 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 ओवर LY स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज फॉर्मूला आ जाएगा एंड व्हेन यू रीअरेंजमेंट देम 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय LY का स्क्वायर। तो मतलब LY स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 8 विच बिकम्स इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से LY, अभी LY स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो LY कितना आ जाएगा आपके पास 2। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन 1 दैट इज 2 इज द राइट आंसर, जहां पे LX की वैल्यू आपको दे रखी थी और LY की वैल्यू को जब फाइंड आउट किया गया तो हमारे पास सही आंसर क्या आया यहाँ पे, दैट इज 2। तो देखो कुछ नहीं था, सिर्फ आपको डीजेनरेसी का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना जरूरी था, दैट इज ENX NY is equals to n square x upon LX square plus NY square upon LY square pi square H cross square upon 2m. This is the formula. We just have to put the values equivalent and then we can find the value of LY. Clear? Now move to the next question, that is your question number 3. और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहाँ पे है इन द गैस फेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकेटाइन इज। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है कार्बोकेटाइन के बारे में और यहाँ पे हाइड्राइड एफिनिटी के बारे में पूछा जा रहा है। हाइड्राइड एफिनिटी क्या होती है कि जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वहां से H पॉजिटिव कितना इजीली निकलेगा, दैट इज नॉन योर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड एफिनिटी। ठीक है, H पॉजिटिव को बाहर निकलेगा जो जितना इजी, उसकी हाइड्राइड एफिनिटी उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर। नाउ यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा गया था, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर थी दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड एफिनिटी। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन आपको सबसे ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा एक्चुअल में उसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन जो ए में दिया गया है, सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करूं, सो दिस वन इज व्हाट एरोमेटिक। इफ इज दिस एरोमेटिक तो दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्यों है स्टेबल, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, सो दैट मीन्स प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बी वाले मॉलिक्यूल को देखूं, सो दिस इज योर व्हाट, ये प्रॉपर आपके पास क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है।
ठीक है, आप देख सकते हैं 3 CH3 ग्रुप है, साथ में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। सो इस वजह से आई कैन से दैट कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्या है आपके पास? 3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स आपके पास प्रेजेंट रहेंगी। सो यहाँ पे आपके पास जो फिनोमिना अक्कर कर रहा है दैट इज व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बेसिस के ऊपर हमने इन चीजों को फाइंड आउट किया है। और इसी तरीके से जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज योर रेडिकल, दैट इज योर एल्काइल, नॉट रेडिकल, दिस इज योर एल्काइल कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव, जो आपके पास क्या रहता है? हाईली अनस्टेबल इन नेचर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो अगर मैं सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो आई कैन से दैट कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपके पास क्या रहेगी? दैट इज सबसे ज्यादा है स्टेबल C, देन आपके पास B वाला सबसे ज्यादा जो इसकी स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की वो इस तरीके से रहेगी। नो, इट इज नॉट CBA, एक्चुअल में स्टेबिलिटी जो आपके पास यहाँ पे रहेगी दैट इज कार्बोकेटाइन की C जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल था, A, B एंड देन C। और जब आप स्टेबिलिटी निकालोगे किसकी? हाइड्राइड एफिनिटी की, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी उल्टी, दैट इज C, B एंड देन A। क्योंकि मैंने कहा था जो जितना ज्यादा स्टेबल आपके पास रहेगा बाद में वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसकी जो एफिनिटी है, हाइड्राइड एफिनिटी, वो उतनी कम रहेगी, क्योंकि जो चीज स्टेबल है वहां से आपको H को निकालना वहां पे टफ रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद ये स्टेबल था, फिर उसके बाद ये सबसे कम था, तो हाइड्राइड एफिनिटी का ट्रेंड इसमें उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर? और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी एक काफी बड़ा और कैलकुलेटिव आपके पास क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे आपके पास बोला कंसीडर द फॉलोइंग 2 डाटा सेट्स, जहां पे A सेट आपके पास दे रखा है x1, x2 so and so on xn, B सेट भी आपको दे रखा है लैम्डा की फॉर्म में, वेयर x1 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल और लैम्डा क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द एवरेज वैल्यू फॉर द डाटा सेट्स, आपके पास ये वैल्यूज जो है वो कुछ दे रखी हैं। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा A ओवर सिग्मा A बार, और साथ में हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा B, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय B बार। तो यहाँ से सबसे पहले A बार को अगर मैं फाइंड आउट करूं, और सबसे पहले अगर मैं A सेट की बात करूं, तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो ये आपके पास आएगा x1 x2 प्लस सो एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n टर्म्स हैं। और इसी तरीके से अगर आप b बार निकालोगे इट विल बिकम लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा xn डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ से ना एक बात नोटिस करो जो आपके पास आगे काम आएगी, कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लूं तो आगे मेरे पास क्या आ जाएगा? x1 x2 सो एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n विच बिकम्स इक्वल्स टू a बार। तो इतना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपको आगे काम आएगा। और इसी तरीके से अब अगर मैं निकालूं सिग्मा A की वैल्यू, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस सिग्मा A इज व्हाट, जो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा A की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हेयर। सो इट विल बिकम अंडर रूट x ऑफ I माइनस A बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। और इसी तरीके से अगर मैं सिग्मा B की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? कितनी वैल्यू थी हमारे पास? दैट इज समेशन, ओ सॉरी यहाँ पे समेशन नहीं लगाया, समेशन लैम्डा x1 माइनस B बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि क्या मैं B बार की जगह यहाँ पे A बार को, इस वाली वैल्यू को पुट कर सकती हूँ? इफ आई विल पुट दिस देन इट विल बिकम सिग्मा B इज इक्वल्स टू समेशन लैम्डा एक्स आई, ठीक है, लैम्डा एक्स आई माइनस B बार में क्या था? लैम्डा A बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और यहां से इसको और फाइंड आउट करूं सिग्मा B को, तो देखो अगर मैं यहां से लैम्डा कॉमन लूं तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, मतलब कि लैम्डा मेरा आ गया बाहर, और अंदर मेरे पास
मेरे पास बचा सिग्मा एक्स आई माइनस ए बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 ही रहेगा ना यहाँ पे, दैट इज n माइनस 1, दैट इज आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a बार। क्लियर, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल चल रहा था यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे आ गया लैम्डा a। तो जस्ट अ सेकेंड, इसको दोबारा लिखती हूं मैं सारे को। ओके, सो हमने क्या पढ़ा, अगर मैं सिग्मा बी था, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इसकी पुट करूं देन इट विल बिकम लैम्डा आपका आ जाएगा क्या बाहर, अंदर आपके पास बचेगा समेशन एक्स आई माइनस ए बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या ये सिग्मा ए के इक्वल नहीं आ रहा है, सो इट विल बिकम हियर दैट सिग्मा बी इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, ऊपर से आपके पास ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है और n माइनस 1 था, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे n माइनस 1 था और साथ में क्या रहेगा लैम्डा आपका कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपके पास बनेगा, जस्ट अ मिनट, अंडर रूट नीचे आएगा लैम्डा ए बार और यहाँ पे आएगा समेशन एक्स आई माइनस ए बार अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपके पास किस तरीके से आई है, ये हमने पुट किया है इस वाले पार्ट में। ठीक है, दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट सिग्मा बी, यहाँ पे ये चीज थी आपके पास, दैट इज हाँ सिग्मा बी बाई वी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो सिग्मा बी की वैल्यू है हमारे पास ये, नीचे बी बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा ए प्राइम, यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल। तो आपके पास यहां से एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा बी बाय बी बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन ए बार के इक्वल यहाँ पे चीजें आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सिग्मा ए फाइंड आउट करती तब भी यही आता। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर है, दैट इज आर ए इज इक्वल्स टू आर बी, आपको देखने को मिलेगा कि दोनों चीजें एक दूसरे के क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। अब देखो थोड़ा सा जल्दी एक बार फिर से समझाने का ट्राई करती हूँ। हमारे पास दो सेट थे, सबसे पहले हमने वहां से क्या निकाला, इनकी मीन वैल्यूज निकाल ली जहां पे बी की वैल्यू आई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा ए बाई ए बार और सिग्मा बी बाई बी बार निकालना है। तो अगर मैं ए बार को निकालूंगी तो उसका फॉर्मूला रहता है समेशन एक्स वन माइनस ए बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। इसी तरह आपने सिग्मा बी निकाल लिया, वहां पे बी की जगह अगर आप सिग्मा ए वाली वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने उठाया और सिग्मा बी बाई बी बार में पुट किया, तो व्हेन यू पुट दिस देन इट विल बिकम्स इक्वल टू सिग्मा ए बाई ए बार। सो यहां से क्लियर है कि आपके पास जो रिलेशन है वो फर्स्ट वाला बनेगा, दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 इज द राइट वन। क्लियर, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द proteolytic digestive enzyme pepsin with an isoelectric point that is approximately equals to 1, the correct statement among the following are। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात करी जा रही है प्रोटियोलिक्टिक डाइजेस्टिव एंजाइम की, जहां पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1। इससे हमें पता चलता है कि ये जो गिवन एंजाइम है ये इस टाइम एसिडिक कंडीशन में काम कर रहा है, क्योंकि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू 1 है तो हमें पता है एसिड और बेस और न्यूट्रल कब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और अब देखनी है हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं दैट इट हैज मेनी एस्पेटिक एसिड रेजिड्यूज, तो देखो एसिड है तो मतलब कि यहाँ पे ये ऑप्शन ए वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। ऑप्शन बी दैट इट हैज मेनी लाइसिन रेजिड्यूज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लाइसिन आपके पास क्या है, एक बेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 1 के आसपास आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। डन। और उसके अलावा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जो अंडर द बेस कंडीशंस आपके पास काम करता है। नेक्स्ट है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो डाइजेस्टिव एंजाइम है तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेंगे आपके,
लास्ट में था इट इज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन बन रहा है, एक तो बी ऑप्शन गलत था, तो सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन 1, ए एंड सी ऑप्शंस आर राइट हेयर। और यहां से भी आप देख सकते हो कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है एस्पेटिक एसिड के केस में वो आपको 2.77 के अराउंड देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों की वैल्यू समहाउ क्या है, सेम है, इसलिए ऑप्शन 1 सही था। ऑप्शन बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि लाइसिन एक न्यूक्लियोफाइल है जो अंडर द बेसिक कंडीशन काम करता है, इस वजह से। और यस डाइजेस्टिव एंजाइम है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, फैटी एसिड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज नॉट द राइट वन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन 1 दैट इज ए एंड सी जो है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर अ ट्रांजिशन मेटल M the correct order of 13C NMR spectral shift in ppm relative to tetraethyl silicon for the meiosis। आपके पास क्या है, मेटल CH3 बॉन्ड है, देन मेटल CO बॉन्ड है एंड देन मेटल C6H5 आपके पास दिया गया है। अब देखो यहाँ पे मेटल क्या है, सेम है, तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है जो भी पर्टिकुलर मायोटिस आपके पास दी गई है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन डेंसिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, वो सभी के केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां से एक बात तो क्लियर है, क्योंकि मेटल सेम है तो इस वजह से जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो सभी के पास क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले मेटल और कार्बोनिल केस की, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा मोस्टली आपको स्टेबल देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो मायोटिस है वो कार्बोनिल के केस में सबसे ज्यादा रहेगी। एल्काइल की अगर बात करूं तो यहाँ पे नो 13C NMR आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो दैट मीन्स कि ये तो आपका लास्ट में ही रहेगा। C6H5 में जो चीजें हैं वो आपकी मॉडरेट पोजीशन में एग्जिस्ट करती हैं, सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो आपको कार्बोनिल के केस में देखने को मिलेगी, उसके बाद C6H5 फिनाइल के केस में एंड देन आपको एल्काइल के केस में यहाँ पे टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वो देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। जहां पे देखो यहाँ पे रिएक्शन करवाई जा रही है FeCO5 की, एक बार हमने बताना है कि पी प्रोडक्ट क्या बनेगा और इधर जो है वो सेम चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सिर्फ रिएजेंट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं FeCO5 ये प्रेजेंट था आपके पास, इसकी रिएक्शन जब आप एक बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज फॉर्म होगी उसको लिखते हैं दैट इज कार्बोनिल 4 आयरन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो जब यहाँ पे एक OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये इधर जाएगा। अब ये जब ये चीजें इधर जाएंगी तो दैट मीन्स मैं ना इसे यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आ गई कार्बोनिल 4, यहाँ पे आ गया आपके पास आयरन डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ पे डोनेशन करेगा और ये डोनेशन करेगा आपकी इस साइड। तो जब इस तरीके की चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दिस इज योर कार्बोनिल 4, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। और यहाँ से आपके पास कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ से जो है वो आपके पास बॉन्ड बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी तो एंड में जो मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट P की जो अब फॉर्मेशन हो रही है जो कि आपका उस साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास हाइड्रोजन अलग से FeCO4 की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो यू कैन से दैट कि आपके पास यहाँ पे जो ये वाला P प्रोडक्ट P था इसकी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन FeCO4 की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पर भी आपका P था लेकिन यहाँ पे क्या था आपके पास H नेगेटिव था, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे हाइड्रोजन FeCO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। क्लियर। तो यहां से एक P वाला तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है
कि अगर जो आपके पास P था, P क्या था हमारे पास, अब हाइड्रोजन था, Fe था और साथ में क्या था, CO4 था। अगर आप यहाँ पे एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव की एडिशन करते हैं तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो Q है वो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा FeCO4, 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? तो Q प्रोडक्ट भी हमारे पास फॉर्म हो गया। अब देखते हैं बाकी की स्टेटमेंट्स जहां पे आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात की गई थी। तो फर्स्ट है द म्यू CO इन P इज लोअर देन म्यू CO इन FeCO5। मतलब कि जो आपके पास P प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो पेंटाकार्बोनिल आयरन से क्या है, कम है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की तरफ अगर मैं फोकस करूं तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, P में नेगेटिव चार्ज था ना आपके पास, हाँ जी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अब आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां से याद रखना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव, तो जो म्यू CO की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन 2 पहले कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी की बात करूं तो ये कहता है रिएक्शन बी प्रोसीड्स बाय कोऑर्डिनेटेड फॉर्माइल इंटरमीडिएट। अब आपने ये सारी रिएक्शन की, अब आपको लगा यहाँ पे कहीं पे फॉर्माइल इंटरमीडिएट प्रेजेंट था, नहीं था। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन बी तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ऑप्शन बी नहीं है तो दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 भी आपके पास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट था Q इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद निकल CO4। अब इसको देखते हैं। अब देखो Q आपके पास क्या था, Q की कहाँ फॉर्मेशन की थी, ये था ना Q आपके पास, दैट इज FeCO4 2 नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे टोटल किसकी बात करूं, टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो यहाँ पे कितने थे हमारे पास, आयरन के केस में आयरन 2 कितना था, 2 नेगेटिव है ना, तो 8 तो ऑलरेडी होते हैं, 2 और आगे तो 10 बन गए। उसके बाद कार्बोनिल के 4 2 8 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इन्होंने बोला था कि क्या ये टेट्रा कार्बोनिल निकलेट के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो निकल का आपके पास क्या रहता है, 28 रहता है। तो दैट मीन्स कि 8 तो यहाँ पे 8 निकल CO4 3D8 4s2, तो मतलब कि 10 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अगर यहाँ पे टोटल आपके पास 18 हो गए हैं तो दैट मीन्स दिस इज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। So that is why here the right answer is what? Option 3. Option 3 is the right one ना, A, C and D. हाँ, so just a second. Okay. सो यस, मतलब कि ऑप्शन सी भी क्या था आपके पास, बिल्कुल सही था। और नेक्स्ट था कि जो पी था आपके पास दैट इज HFeCO4, इसका यूज जो है वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो वो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है और हमें ये चीज पता है कि इस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में। सो डी ऑप्शन भी आपके पास सही था। सो दैट इज वाई ऑप्शन 3 पीछे वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। एंड आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। मेन फॉर्म जो थी वो इसकी रिएक्शन बेस्ड के ऊपर थी। यू जस्ट हैव टू रिएक्ट विद OH नेगेटिव, देन आपके पास ये प्रॉपर रिएक्शन हुई, दोनों P प्रोडक्ट सेम थे, एक्सेस किया तो Q आया विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 इज द राइट वन। इसी तरीके से चलेंगे अब आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The correct order of second ionization enthalpy is, अब second ionization enthalpy के बारे में बात की जा रही है। Ionization enthalpy is what? The energy required to remove the last loosely bounded electron is known as the ionization energy। और half filled और fully filled के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो here we all know that कि नाइट्रोजन के केस में आपके पास क्या रहता है, 1s2 2s2, साथ में 2p3 रहेगा, वहां पे हाफ फिल्ड रहती है यहाँ पे इस केस में। तो अगर यहाँ पे हाफ फिल्ड है और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल भी दिया है तो दूसरे निकालने में भी टफ रहेगा, क्योंकि अगर बोरोन की बात करूं तो उसका कितना रहता है आपके पास, ग्रुप 13 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 एटॉमिक नंबर रहता है बोरोन के केस में, दैट इज 1s2 2s2
2p1 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे था 1s2 2s2 2p 2p कितना आ जाएगा 2p3 आ जाएगा। कार्बन के केस में आपके पास कितना होगा 6, दैट इज 1s2 2s2 2p2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बेरिलियम के केस में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम दैट इज 4 1s2 2s2 रहेगा। तो जब आप देखो यहां से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, सेकंड जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा और सबसे इजी इसी के केस में भी रहेगा। सो यू कैन से दैट कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में फर्स्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज आयनाइजेशन है, सेकंड जब निकालोगे क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल कंपाउंड से जब आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वहां पे ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 is the right one here. Move to the next part, that is their question number 9 की अगर यहाँ पे बात करें तो देखो of the following assertions regarding the mechanism of electron transfer के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी जा रही है, हमने इसके ऊपर फोकस करना है और आपके पास बोला गया है you have to just find out the correct statement here. तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं that is an outer sphere mechanism involves electron transfer from reductant to oxidant with the coordination shells or sphere of each staying intact. तो सबसे पहले बात किसके बारे में की जा रही है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसे देखो आपके पास क्या था Fe H2O6 2 पॉजिटिव, इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे Fe H2O6 3 पॉजिटिव के साथ, याद रखना हम क्या करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, और किसके लिए करवा रहे हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा इट विल बिकम Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, और जो Fe3 पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन्स कि ये कैसे एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज अ रिडक्टेंट, और ये आपके पास एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडेंट। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सही है कि जब आप आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो वहां से रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट जो है वो चीजें जाती हुई देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगर ऑप्शन ए सही है तो यहाँ पे आपके तीसरा और चौथा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स या तो ऑप्शन 1 सही है या तो ऑप्शन 2 सही है। बी ऑप्शन की बात करें सो इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट शेयर अ लिगेंड इन देयर इनर और प्राइमरी कोऑर्डिनेशन व्हिच असिस्ट इन इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर। तो मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट जो बी ऑप्शन है उसमें बात करी जा रही है ब्रिजिंग के बारे में, एंड वी ऑल नो दैट कि जहाँ पे इनर स्फीयर में जब आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड्स की फॉर्मेशन होती है तो आपके पास तब नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलता है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपके पास क्या है सही है। नेक्स्ट है इन इनर स्फीयर मैकेनिज्म एन ऑक्सीडेंट पोजेस एटलीस्ट वन लिगेंड कैपेबल ऑफ बाइंडिंग साइमल्टेनियसली टू 2 मेटल आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कही जा रही है इनर स्फीयर दैट इज द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं इनर स्फीयर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन जो है मतलब एक यहाँ पे एक रिएक्शन को समझना जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज जस्ट अ मिनट। अगर मैं यहाँ पे लूं कोबाल्ट NH3 6Cl के साथ अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाती हूं तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास जो है वो इस तरीके का एक कंपाउंड है विच इज प्रेजेंट इन 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो 3 पॉजिटिव में है, और यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव वाला हमारे पास क्या है एक कंपाउंड है, नॉट 3 पॉजिटिव इट इज 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये +2 में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है दैट इट एग्जिस्ट इन द इनर्ट फॉर्म, और ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एज अ लेबाइल फॉर्म, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लेबाइल टू इनर्ट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था इनर स्फीयर मैकेनिज्म में एन ऑक्सीडेंट पोजेस at least one ligand capable of being simultaneously to two metal ions, so that is why label to inert, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, so option C is also the right one। और डी में था कि जब आप इनर स्फीयर मैकेनिज्म करते हो तो लीगेंड ऑफ रिडक्टेंट आर सब्स्टिट्यूशनली इनर्ट, कि वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो इनर्ट की तरफ से हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सो ऑप्शन सी सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही है, दैट इज वाई ए बी एंड सी ऑप्शन आर द ट्रू हेयर। Clear? So option 2 is the right one. Now the last question for the Europium 3 positive ion जिसका atomic number 63 है, और ये आपको यहाँ पे correct statements को find out करना है। तो ये कहता है the calculated and the observed magnetic moment are in agreement with each other। तो देखो जब हमने इसका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट किया था तो वहां पे वैल्यू आई थी 0, लेकिन जब उसको अब्सॉर्ब किया गया तो हमने पाया कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कम हो रही है, और एक्साइटेड स्टेट में आपको एनर्जी स्टेट्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि ये एग्रीमेंट में नहीं थे। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब अगर बात करी जाए बी ऑप्शन की, तो ये कहता है द हायर एनर्जी स्टेट 7f1 एंड 7f2 आर पॉपुलेटेड एंड इंक्रीज द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि f1 और f2 के केस में आपको वैल्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट था द 4f ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एंड नेक्स्ट है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज 7f नॉट, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो हमारे पास क्या था, यूरोपियम 3 पॉजिटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, इसके बारे में बात करी गई है। तो मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दिस इज लेस देन द हाफ फिल्ड, सो 4f3 देखने को मिलेगा विच इज व्हाट, लेस देन हाफ फिल्ड। तो यहां से क्या है, एक बात तो क्लियर है कि सी ऑप्शन क्या है आपके पास गलत है, ठीक है, और साथ में ए ऑप्शन भी गलत था, तो मतलब बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं बी के साथ कौन सा आपके पास सही रहेगा, ऑब्वियसली डी रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप यूरोपियम 3 पॉजिटिव लेते हैं तो वैल्यू विल बिकम इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज जाती हैं। एंड व्हेन यू फिल इट 1 2 3 4 5 6 और एक आएगा आपके पास 7, तो यहाँ पे 6 तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीजें फिल हो गई हैं और आप यहाँ पे L की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं -3 -2 -1 +0 +1 +2, तो यहाँ से एक बात क्लियर है 1 और 2 कैंसिल, तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 3 विच बिकम्स इक्वल्स टू F स्टेट 1 0 1 2 3 S P D और F। तो L की वैल्यू मतलब कि आपके पास F स्टेट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरीके से S निकालोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 6 × 1/2 विच बिकम्स इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से J की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो लेस देन हाफ फिल था, तो L - S आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो L कितना था 3 3 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो व्हेन यू पुट दिस 2s + 1 L J की वैल्यू को आप जब यहाँ पे फिल करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, S कितना था 3 था, सो 2 3 6 + 1 दैट इज 7। L कितना था F था, J कितना था 0 था, तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो आपके पास कितनी थी 7f0 थी। सो ये ट्रू है और इसी से हमें पता चला 7f1 और 7f2 क्या थी, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड थी। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, बी एंड डी ऑप्शन आर द राइट वन। सो ऑप्शन 4 इज द राइट वन हियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।